कक्षा 11 कला वर्ग के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, व्हाट्सएप पे वर्चुअल क्लास के माध्यम से भूगोल और इतिहास विषय पढ़ाने के लिए आपसे जुड़ रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है लॉकडाउन का पालन करते हुए आप सब लोग घर में सुरक्षित होंगे। आपने हाई स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन अभी तक लॉकडाउन के चलते कापियां नहीं जच पाई हैं, इसलिए आपका रिजल्ट आने में देरी है। आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए यह तरीका अपनाया गया। शासन और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार हम लोग आप सभी को व्हाट्सएप पर जोड़ करके विभिन्न विषयों की कक्षाएं संचालित करने जा रहे हैं। बच्चों, आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि अगर हम हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो क्या होगा। तो आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप ये मान कर चलिए कि सभी लोग पास हैं। हो सकता है दुर्भाग्य से एक आध बच्चे फेल हो जाएं, तो आगे अगर वो 2 विषय में फेल होते हैं तो कंपार्टमेंट की एक विषय की परीक्षा देकर वो आगे पास हो सकते हैं। और अगर बुरी तरह फेल हो गए तो फिर अगले साल उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो आसानी से फॉर्म भर कर कक्षा 10 में पुनः प्रवेश लेकर के अगले साल हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। पर यहाँ हम लोग ये मान कर चलते हैं कि हमारे सारे विद्यार्थी कक्षा 10 पास करके 11 में आ गए हैं। मैं दुआ करूँगा, शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप लोग सभी लोग कक्षा 10 को उत्तीर्ण होकर के नियमित रूप से कक्षा 11 में आकर के और नियमित कक्षाएं लें। फिलहाल ये जैसा कि मैंने आपको टाइम टेबल भेजा था, टाइम टेबल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आज आपका इतिहास विषय का टर्न इस पीरियड में है। तो मैं आपको इतिहास पढ़ाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं। पाठ 1 जो आपके किताब का पहला लेसन है, उसका नाम है समय की शुरुआत से। आपकी पुस्तक का नाम विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी पहला अध्याय आपको भेज चुका हूँ। आपने उसको अध्ययन भी किया होगा बेहतर ढंग से, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको कुछ दिक्कतें आई होंगी पुस्तक पढ़ने में, क्योंकि पुस्तक बड़ी विस्तृत है और एनसीईआरटी की किताब के लेखन का एक अपना तरीका है। तथ्यात्मक चीज़ें विस्तार से दी रहती हैं, कुछ चीज़ें समझ में आपको नहीं आती। तो जब आप इस क्लास को रेगुलर करेंगे तो एक एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सारे लोग प्रतिदिन, जिस दिन भूगोल इतिहास का टर्न है, अपने विषय को ध्यान देते हुए व्हाट्सएप पर जुड़े रहें और क्लास करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं विद्यार्थियों आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास क्या है। सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का कुछ पार्ट आपने पढ़ा होगा, उसके आधार पर आपको पता होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास वास्तव में भूतकाल की कहानी है। जो समय बीत गया, वो चाहे लाखों वर्ष हो, 1 वर्ष हो या कल बीता हुआ हो, जब हम इनकी घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन करते हैं तो उससे एक इतिहास बनता है। यही इतिहास है। आपकी इस पुस्तक में जो पाठ का नाम है वो है समय की शुरुआत से। किस समय की शुरुआत से? पृथ्वी पैदा हुई उस समय से या फिर और? तो मैं आपको पहले यही स्पष्ट कर दूं, समय की शुरुआत से का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पर मानव के पैदा होने, मानव जैसे प्राणी के पैदा होने से जो शुरुआत होती है, वहीं से हम अध्ययन करेंगे। इसीलिए इस लेसन का नाम है समय की शुरुआत से। तो बच्चों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि मानव कब और किस रूप में सबसे पहले अस्तित्व में आया, यही से हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि लगभग 56 लाख साल पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणी का अस्तित्व सामने आया जिसे हम मानव की श्रेणी में रख सकते हैं। इस मानव ने फिर कालांतर में बहुत सारे रूप बदले और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गए।
लेकिन वो अपनी एक उपशाखा छोड़ते गए। और आज जैसे आधुनिक मानव, जैसे हम लोग हैं, इस तरह के आधुनिक मानव 1,60,000 साल बाद पहले पैदा हुए। 1,60,000 साल पहले ये पैदा हुए और फिर धीरे धीरे विकसित होते हुए वर्तमान रूप में आ गए। तब का मानव जब वो आदिम अवस्था में था, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, और आपने शायद कक्षा 10 या 9 में इसका अध्ययन भी किया होगा कि ये मानव बड़ी ही अविकसित अवस्था में था। इसके पास कपड़े नहीं थे और इसके पास खाने की सबसे बड़ी समस्या थी, और इसका मुख्य कार्य ही था खाने की खोज और खाद्य वस्तुओं का संग्रहण, यानी उनको इकट्ठा करके ला करके स्वयं और परिवार का पेट भरना। तो आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं, जैसे पहले से कोई प्राणी जंगल में मरा हुआ हो, क्योंकि ये जंगल में ही रहते थे, तो जंगल में कोई दूसरा जानवर किसी जानवर को मार दिया है, आधा खा के आधा छोड़ दिया है, तो ऐसे मरे हुए प्राणियों का मांस भी ये आसानी से खा जाते थे। मांस प्राप्त करने के लिए ये लोग शिकार भी करते थे। साथ ही साथ जंगल में कुछ ऐसे वृक्ष होते थे जिनके तने बेहद सॉफ्ट होते थे, मुलायम होते थे, जिसे हम कंदमूल कहते हैं, उसको खाते थे। कुछ जंगली फल भी थे इनके लिए अवेलेबल, उसको खाते थे। और साथ ही साथ कुछ बीज थे जिसको इकट्ठा करके वो खाते थे। तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस समय का मानव शिकारी संग्राहक था। शिकारी मतलब शिकार करके पशुओं को मार करके उनका मांस प्राप्त करना, और संग्राहक का मतलब होता है कि विविध चीजें, फल, बीज इत्यादि को इकट्ठा करके ले आना। आगे चलकर मनुष्य जब विकसित हुआ तो उसने औजार बनाना, बात करना, ये सारी चीजें उसने विकास की अवस्था में आगे चलकर प्राप्त की, जिसके बारे में विस्तृत बात हम लोग करेंगे आगे जब इसका प्रकरण सामने आएगा। मगर अभी हम इससे जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं, जो है आदि मानव के इतिहास की जानकारी। आदि मानव के इतिहास की जानकारी। जो हमारा आदि मानव था, कैसा था, उसकी शारीरिक संरचना कैसी थी, या अभी मैंने बताया कि वो क्या चीज खाता था, कैसे प्राप्त करता था, इन सब सारी जानकारियों को अगर हम सोचे कि ये कैसे था, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो इस इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें 3 तरीके से प्राप्त होती है। और वो तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका है जीवाश्म, फॉसिल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जीवाश्म। दूसरा है जीवाश्म पहला, और दूसरा है उनके पत्थर के औजार। बच्चों, पत्थर के औजार ये दूसरी चीज थी जिससे उनको, हमारे आज के वैज्ञानिकों को या इतिहासकारों को ये बताने में थोड़ी आसानी होती है कि उनका इतिहास कैसा था। और तीसरा है, इतिहास जानने का तीसरा जो माध्यम है वो है गुफा चित्र। गुफा चित्र। अब मैं बारी बारी से इसका वर्णन करता हूं आपके समझ। सबसे पहले हम लेते हैं जीवाश्म। ये क्या है? आपसे पूछा भी जा सकता है प्रश्न के रूप में कि प्राचीन मानव के इतिहास की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त होती है। तो वो 3 तरीके हैं जिससे हमको विश्व के प्राचीन मानव के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है जीवाश्म। ये क्या है? अत्यंत पुराने पौधे, लाखों साल पहले के अत्यंत पुराने पौधे, जीव जंतु या मानव, इनके अवशेष। अवशेष समझ रहे हैं? जैसे पेड़ गिर गया, उसकी डालियां, उसका तना, उसकी पत्तियां, या मनुष्य मर गया, पौधे मर गए, जानवर मर गए, प्राणी मर गए, तो इनका जो खोपड़ी थी, इनका जो अस्थि पंजर था यानी कंकाल था, हड्डियां थी, ये सारी चीजें, ये अवशेष जो थे वो पत्थरों के नीचे दब जाते थे और लाखों साल तक वो पत्थरों के नीचे दबे रहते थे, पड़े रहते थे और पत्थर की तरह ही ठोस हो जाते थे। खुदाई में इन्हें निकाला गया है और बड़े धैर्य और सफाई के साथ
इस फॉसिल्स को धीरे धीरे तोड़ करके उसमें से चीज़ें प्राप्त की गई हैं। और कार्बन डेटिंग एक प्रणाली है जिसके माध्यम से प्रयोगशाला में ले जाकर के रासायनिक विधि से यह पता लगाया जाता है कि यह फॉसिल्स, यह जीवाश्म कितना पुराना है, और इस आधार पर हम उस काल का निर्धारण करते हैं कि यह पौधा, यह मनुष्य या यह प्राणी किस काल में, यानी आज से कितने लाख साल, कितने हजार, कितने 100 साल पहले रहा होगा। ठीक है, तो समझ गए आप जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवाश्म लाखों साल पत्थरों के नीचे दबे हुए प्राणियों के, पशु पक्षियों के, पौधों के, मानव के अवशेष होते हैं जो लाखों साल पत्थर में दबे रहने से खुद भी पत्थर जैसे हो जाते हैं, यही जीवाश्म है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि मनुष्य का किस काल में वो कैसा रहा होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया पत्थर के औजार। ये हो गया पत्थर के औजार। खुदाई में जगह जगह से तरह तरह के पत्थर के औजार भी प्राप्त हुए हैं जिनसे यह पता लगता है कि ये पत्थर के औजार किस प्रकार के थे और मनुष्य इसका शिकार करते समय किस रूप में प्रयोग करता था। जैसे पूरा पाषाण काल का मानव था तो उसका जो पत्थर का हथियार होता था बेहद अनघड़, बेडौल, खराब था। तो जैसे जैसे उसके अंदर विकास हुआ, जैसे नवपाषाण काल आते आते मनुष्य ने अपने उन पत्थर के औजारों को घिस कर, चिकना करके सुंदर, सुडौल और हाथ में पकड़ने योग्य बना लिया। तो इससे शिकार सुविधाजनक हो गया। तो इन औजारों को देख करके भी हम प्राचीन मानव के इतिहास का पता लगा लेते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी विश्व में गुफाएं भी मिली हैं खुदाई के दौरान जिसमें प्राचीन काल के आदि मानव द्वारा कुछ चित्र बनाए गए हैं दीवार पर। उन चित्रों के माध्यम से भी हमको तत्कालीन इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो ये 3 इस पर भी प्रश्न आते हैं कि जीवाश्म किसे कहते हैं। ये प्रश्न इस तरह बन करके आता है आपकी परीक्षा में, तो मुझे उम्मीद है आप इससे परिचित हो गए होंगे कि जीवाश्म किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे मानव का विकास। मानव का विकास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, अचानक नहीं हो गया, धीरे धीरे क्रम से हुआ, क्रमिक रूप से हुआ। इसका साक्ष्य यानी इसका प्रमाण कैसे मिलता है, उन प्रजातियों और जीवाश्म जो हैं उनसे मिलता है जो लुप्त हो गए। अभी अभी मैंने बताया कि जीवाश्मों से हमें कोई इतिहास की जानकारी होती है, तो उन प्रजातियों और जीवाश्मों से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य का विकास एक विशेष क्रम से हुआ है। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको एक और चीज, प्रजाति। मैंने अभी प्रजातियों का शब्द का उपयोग किया है, तो प्रजाति क्या है? प्रजाति क्या है? प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह है, जीवों का, प्राणियों का एक ऐसा समूह है जिसमें नर मादा बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी अगली पीढ़ी में बच्चे पैदा करने में सक्षम होते हैं। साथ ही साथ जो इस वर्ग की माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ये प्रजाति है। इस पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रजाति का क्या अर्थ है, तो आप यही लिखेंगे प्रजाति जीवों का ऐसा समूह है जिसमें नर मादा बच्चा पैदा करते हैं और अगली पीढ़ी भी उनकी ऐसा ही करती है। साथ ही साथ माताएं अपने बच्चे को, शिशु को दूध पिलाती हैं। ये है प्रजाति। अब हम बात करते हैं यहाँ थोड़ा सा वैज्ञानिक और धार्मिक तथ्यों में जो एक मतभेद है उसको लेकर के, और इसी कारण कभी कभी मानव विकास को लेकर थोड़ी सी सही बात बताने में हिचकिचाहट होती है। जीव विज्ञानी ये मानते हैं कि मनुष्य का उद्भव, मनुष्य का अस्तित्व शुरू हुआ सूक्ष्म जीव से, यानी किसी प्राणी से शुरू हुआ। जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाइबिल का जो बाइबिल आप जानते हैं ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है और इसके जो पार्ट हैं न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, तो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आदम को पैदा किया, आदम पुरुष के रूप में, और बाद में आदम से हव्वा की उत्पत्ति हुई और पति पत्नी के रूप में इन लोगों ने आगे इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो आप देखते हैं यहाँ
भेद हो गया। जीव विज्ञानी कहते हैं कि किसी जीव से मनुष्य पैदा हुआ, कोई जीव था, बाद में विकसित होते 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 क्रमबद्ध ढंग से क्रमिक रूप से उसका विकास होता गया और आगे चल करके वो वर्तमान मनुष्य के रूप में आया। जबकि धर्म बिल्कुल इससे अलग बात करता है कि नहीं, सीधे मनुष्य यानी सीधे आदमी और औरत को इस सृष्टि पर उतार दिया गया, जिससे आगे इस सृष्टि का कार्य बढ़ा, मनुष्य आगे बढ़ते गए, उनकी जनसंख्या बढ़ती गई। बहरहाल ये एक अलग विषय है, लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व देते हैं और उस आधार पर हम यही कह सकते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य का जो विकास हुआ वो प्राणियों से हुआ है। मैं यहाँ एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब छठी कक्षा में पढ़ता था तो विज्ञान पढ़ाने वाले हमारे जो मास्टर साहब थे वो बड़ा मरकहे थे। मरकहे समझ रहे ना, अक्सर वो पिटाई कर देते थे, तो जल्दी कोई उनसे सवाल वगैरह नहीं करता था। तो मुझे याद है कि छठवीं कक्षा में इसी पर बात हो रही थी कि मनुष्य कैसे पैदा हुआ और कैसे वो यहाँ तक पहुँचा। तो मैंने डरते डरते उनसे सवाल किया था कि सर, क्या मनुष्य किसी कीड़े से पैदा हुआ? ऐसा मैंने किसी से सुना था, तो मैंने वहाँ विज्ञान की कक्षा में उनसे पूछ लिया कि क्या मनुष्य किसी कीड़े से पैदा हुआ? तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, तो बड़ी खुशी मिली। और उसके बाद उन्होंने जैसे छोटे बच्चों को समझाया जा सकता है उस ढंग से उन्होंने ये हम लोगों को बताया कक्षा में कि देखो बेटा, ऐसा है कि इस पृथ्वी के बनने के बाद कई हजार साल बारिश हुई तो जगह जगह तालाब और झीलें बन गई, और उस तालाब और झीलों में जब वो हजारों लाखों साल इसी तरह पानी सड़ता रहा तो उसमें काई बन गई। काई आप जानते हैं, जब पानी कहीं रुका रहता है किसी तालाब, झील, पोखरे में, तो उसमें काई हो जाती है। और आगे उन्होंने बताया कि जब ये काई सड़ गई, अब आप बताइए, कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसमें क्या पैदा होता है? कीड़ा। तो उन्होंने बताया कि जब काई सड़ गई तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हुए। फिर जलवायु का परिवर्तन हुआ और उस जलवायविक परिवर्तन के कारण वो कीड़े मेढक में बदल गए, मेढक बन गए। फिर अचानक एक जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ, वो मेढक जमीन पर उछल कर आ गए। फिर जलवायु परिवर्तन हुआ, वो बड़े होकर बंदर की तरह आ गए, बंदर बन गए। और फिर बंदर, लंगूर, चिंपैंजी और इस तरीके से धीरे धीरे विकसित होते हुए आज के मनुष्य की तरह बन गए। तो जो बात उन्होंने हम लोगों को छोटी उम्र में समझाया था, वो समझाने के लिए हो सकता है तथ्यात्मक रूप से इसमें बहुत सारी चीज़ें सही ना हैं, लेकिन उन्होंने बहुत तार्किक ढंग से हम लोग को बता दिया था कि समझ में आ गया। और आपको मैं बता दूं कि ऐसी ही बात सेम टू सेम नहीं मगर लगभग इसी तरीके से डार्विन कौन थे? एक महान जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की। सन 1859 24 नवंबर को उन्होंने अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज आपकी पुस्तक में है, आपने पढ़ा होगा। इस पुस्तक की रचना ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ये बहुत ही युगांतकारी घटना थी इस पुस्तक का प्रकाशित होना। उसमें इसी तरीके से बताया गया है, दलील दी गई है कि किस प्रकार से मनुष्य का इस पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ, किस तरीके से क्रमिक ढंग से मनुष्य उत्तरोत्तर आज की अवस्था में पहुंचा। तो हम देखते हैं कि जीव वैज्ञानिक के रूप में जब ये पुस्तक आई तो ये बात निर्विवाद रूप से सत्य साबित हो गई कि प्राणियों का विकास, मनुष्य का विकास प्राणियों से हुआ है। और यह बात ऐसे बैठे बैठे नहीं कह दिया था डार्विन महोदय ने, उन्होंने बाकायदा 5 साल तक शोध किया था इस पर। तमाम जीवाश्म जो मैंने बताया, इन जीवाश्मों का उन्होंने अध्ययन किया था बारीकी से। उन्होंने
जहाँ जहाँ जीवाश्म का उनको पता चलता था उन देशों की उन्होंने यात्राएं की थी, और बहुत गूढ़ अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि मानव लाखों सालों में जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर वर्तमान रूप में आया है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरीके से 15 मिनट तक का लगभग वीडियो आपको हर बुधवार और बृहस्पतिवार को मिलेगा। पाठ बहुत लंबा है, मैं इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट में 15-15 मिनट का वीडियो आपको जब भूगोल या इतिहास का विषय जिस दिन होगा मैं आपको ये दूंगा, और 15 मिनट के बाद मैं आपको अभी तुरंत कुछ प्रश्न भेज रहा हूँ। वो प्रश्न इसी में से बने हैं, जो मैंने आपको लेक्चर दिया इसी लेक्चर में से वो प्रश्न बने हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आए, आपको किताब भी मैंने भेजी है, पहला लेसन भेजा है, उसको पढ़ लीजिएगा और मेरे लेक्चर को सुन लीजिएगा और फिर इन प्रश्नों का जवाब लिखिएगा। यानी अभी जो 15 मिनट आपके पास समय है, इसमें आप इन प्रश्नों का जवाब लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम फिर इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।